पिछले वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमको एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुण हेडिंग होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो फर्स्ट है भौतिक अवस्था, मतलब किस स्टेट में पाए जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, सॉलिड, लिक्विड या गैस। एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड है, जानते भी हैं आप लोग, फार्मूला होता है HCHO, सामान्य ताप पर गैस है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि एल्डिहाइड श्रेणी के प्रथम सदस्य का IUPAC नाम बताइए। तो याद रखिएगा, एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य, आप लोग ये 10th में भी पढ़े थे, जानते भी हैं, बहुत तो मतलब टफ चीज़ नहीं है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन है और माइंड में आप उसको सेट करते हुए चलिएगा कि एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड है, सामान्य ताप पर क्या है, गैस है। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, फार्मेलिन किसे कहते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को, मतलब 40%, उसमें अगर मान लीजिए 100 ml का सोल्यूशन है तो 40 ml ये होगा, क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, और फिर 60 ml जल होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, फार्मेलिन कहते हैं। कहने का मतलब 100 ml में 40 ml क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। CH3CHO कम क्वथनांक 21 डिग्री सेंटीग्रेड वाला द्रव है। यह एल्डिहाइड श्रेणी का सेकंड सदस्य है। एसिटल्डिहाइड CH3CHO कम क्वथनांक 21 डिग्री सेंटीग्रेड वाला द्रव है। अगले 9 सदस्य C3 से C11 तक द्रव हैं तथा आगे के अन्य सदस्य ठोस हैं। एकदम क्लियर माइंड में सेट कर लीजिएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एसिटल्डिहाइड द्रव है लेकिन टेम्परेचर क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर वो भी गैसीय स्टेट में ही पाया जाएगा। फिर आगे के कार्बन की संख्या 3 से लेकर के 11 तक अगर एल्डिहाइड में है तो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और उसके आगे के जो मतलब 11 से आगे वाले 12+ वाले क्या होंगे, ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। अब कीटोन में आ रहे हैं, तो कीटोन की श्रेणी के C3 से C11 तक के कीटोन रंगहीन द्रव हैं। C3 अगर पूछेगा कि कीटोन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है, तो कीटोन श्रेणी का प्रथम सदस्य एसीटोन है। ठीक है, याद रखिएगा, कीटोन में कार्बन की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 3 कार्बन से कीटोन हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें कम से कम 3 कार्बन होंगे, वहीं से कीटोन स्टार्ट होगा। तो कीटोन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है, एसीटोन। नाम क्या होता है, IUPAC नाम, प्रोपेनोन। C3 से C11 तक के कीटोन रंगहीन द्रव हैं तथा अगले सदस्य इसके आगे के 12 के बाद के क्या हो जाएंगे, ठोस। अब स्मेल की बात करें, गंध की, निम्न एल्डिहाइडों में अरुचिकर गंध होती है, गंध अच्छी नहीं होती है, परंतु उच्च सदस्यों में फलों के समान रुचिकर गंध होती है। जो उच्च सदस्य होते हैं, मतलब कि जिनमें कार्बन की संख्या मतलब ज़्यादा होती है, उनकी गंध क्या होती है, फल के समान अच्छी होती है, मतलब रुचिकर गंध होती है। C8 से C11 तक, ये इंपॉर्टेंट है एक लाइन, वैसे याद कर लें, आपके एग्जाम के लिए नहीं है, फिर भी आगे काम दे सकता है। C8 से C11 तक के एल्डिहाइड सुगंध यानी परफ्यूम के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, कीटोन रुचिकर गंध वाले द्रव हैं, या गंध वाले द्रव हैं। कीटोन जो होता है, कीटोन की गंध अच्छी होती है। ठीक है, डेंसिटी की बात करें, घनत्व की, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों जल से हल्के द्रव हैं। कहने का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का घनत्व जल से कम होता है। अगर विलेयता पर आ जाएं, विलेयता की बात करें, तो निम्न एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलेय हैं क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। 5 या अधिक कार्बन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन जल में अल्प विलेय या अविलेय हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अणुभार बढ़ने के साथ इनकी जल में विलेयता घटती है। क्लियर। क्वथनांक की बात करें, एल्डिहाइड और कीटोन ध्रुवीय यौगिक हैं। इसके कार्बोनिल समूह के विपरीत ध्रुवों में द्विध्रुव डाइपोल आकर्षण होने के कारण अंतर अणुक संगुणन हो जाता है। अतः एल्डिहाइडों व कीटोनों के क्वथनांक इनके तुलनात्मक अणुभार वाले एल्केनों से अधिक होते हैं, जबकि एल्कोहलों से कम होते हैं। एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्यों के क्वथनांक उनके अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा,
कहने का मतलब इसमें एक पोलर बॉन्ड डेवलप होता है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है कार्बोनिल समूह में, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स आता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे में इसी टाइप से क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, मतलब आपस में जा कर के एसोसिएट होते हैं, पास पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम एल्डिहाइड और इसके संगत एल्केन, मतलब जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का अगर कोई एल्केन है और दोनों के क्वथनांक की तुलना करें तो एल्डिहाइड और कीटोनों का क्वथनांक इसी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के कारण ज़्यादा होगा, जबकि एल्केनों का क्वथनांक कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल की तुलना करें कि एल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम तुलना करें तो एल्कोहलों का क्वथनांक समान कार्बन वाले एल्डिहाइडों के क्वथनांक से हमेशा अधिक होगा। ठीक है, अगर एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं उनका क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ेगा। कहने का मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेरल्डिहाइड, ये सब एल्डिहाइड्स हैं और इनका सबका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। कार्बन की संख्या इंक्रीज होगी तो क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह एसीटोन 3 कार्बन का, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, मतलब 3 पेंटेनोन 2 ब्यूटेनोन, और ये हमारा क्या है, प्रोपेनोन। इनका मतलब वो क्या बोलते हैं, अणुभार बढ़ाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। एक चीज़ और याद रखेंगे, ये इसके बारे में हम इसके मतलब एल्कोहल में भी यही चीज़ पढ़े थे, यहाँ भी याद रखिएगा इसको। जबकि समान अणुभार वाले कार्बोनिल यौगिकों में पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक घटते हैं। जितना भी साइड चेन इंक्रीज होगा उतना ही क्वथनांक हमारा कम होता चला जाएगा। 1 2 3 4 5 पेंटेनल, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटेनल। इसकी बात करें 1 2 3 2 2 डाई मेथिल प्रोपेनल। अब यहाँ पे देखेंगे अगर अणुभार इनका देखें, क्या बोलते हैं, अणुभार तो समान ही होगा और इनका अणु सूत्र अगर कार्बन की संख्या कैलकुलेट करो और ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की तो सब में इक्वल होगा, मतलब ये एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे। और इसमें पार्श्व श्रृंखला साइड चेन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसके क्वथनांक क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, जितना भी चैन बढ़ेगा ये पार्श्व श्रृंखला साइड चैन की संख्या बढ़ेगी, क्वथनांक घटता चला जाएगा। सबसे अधिक किसका होगा, पेंटेनल, उसके बाद 2 मेथिल ब्यूटेनल, उसके बाद 2 2 डाई मेथिल प्रोपेनल। ठीक है, स्टेबिलिटी की अगर बात करें, समावयवी कीटोनों का अस्थायित्व एल्डिहाइडों से अधिक होता है क्योंकि एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन देकर CO समूह को अस्थायी करते हैं। कीटोन एल्डिहाइड से अधिक स्टेबल होता है। क्वेश्चन एक है, याद करिएगा, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। CH3 CH2 CH2 CHO CH3 CH2 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 OH C2H5O C2H5O CH3 CH2 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 CH3। सब 1 2 3 4 कार्बन का एल्डिहाइड, 4 कार्बन का एल्कोहल, 4 कार्बन का ईथर और 4 ही कार्बन का, किंतु 5 कार्बन हो गया ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन का, 4 कार्बन का, यहाँ 5 कार्बन इसलिए हम लगा दिए हैं ना कि अणुभार अगर तुलना करोगे तो लगभग समान आएगा, तो 5 कार्बन का एल्केन है। तो सबसे कम क्वथनांक इसी का होगा, बाकी आप लोग ऑर्डर अरेंज करिएगा। सबसे ज़्यादा एल्कोहल का होगा, सबसे कम इसका होगा, इसी दोनों में डिसाइड कर लीजिएगा। तो मतलब पहले सबसे ज़्यादा क्वथनांक एल्कोहल का, उसके बाद एल्डिहाइड का, उसके बाद ईथर का, उसके बाद एल्केन का। ठीक है, इसको भी आप लोग सही कर लेंगे सॉल्व करके। इसके बाद अब हमारा भौतिक गुण हो गया, अब उसके बाद हम रासायनिक गुण पे आते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन है इसमें, मतलब अगर काउंट करोगे ना तो 50+ रिएक्शन होंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टी में, लेकिन काफ़ी इजी रिएक्शन है। एक बार 2 बार लिखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कुछ। इसके रासायनिक गुण हमको पढ़ना है, कई टाइप का रिएक्शन देते हैं एल्डिहाइड कीटोन, और इसमें कुछ स्पेशल टाइप के नेम रिएक्शन भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर साल क्वेश्चन IIT मेंस, एडवांस या अगर नीट की बात करें तो सब में ये क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपका, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक गुण हम सिर्फ हेडिंग लिखे हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण। तो चूँकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित रहता है, जानते हैं आप लोग, अतः
ये सदृश अभिक्रियाएं दिखाती हैं। सदृश का मतलब दोनों एक समान की अभिक्रियाएं दिखाती हैं, दिखा सकते हैं एक समान की अभिक्रियाएं। इसके अतिरिक्त ये विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं भी दिखाती हैं, मतलब समान भी रिएक्शन होगा, इसलिए कि दोनों में कार्बोनिल समूह पाया जाता है, इसकी वजह से दोनों एक तरह की अभिक्रिया भी दिखा सकती है, बाकी डिफरेंट रिएक्शन होते हैं साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें नाभिक स्नेह योग अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाभिक स्नेह योग अभिक्रिया नाम ही है योग अभिक्रिया। जैसे योग अभिक्रिया नाम आता है तो आपको याद होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एडिशन रिएक्शन होता है तो हमारे माइंड में एक बात होनी चाहिए कि उसमें पाई बॉन्ड होगा। अगर कीटोन और एल्डिहाइड की बात करें तो पाई बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसका मतलब जो एडिशन होगा और कार्बन और ऑक्सीजन पर भी होगा। एडिशन में होता क्या है, एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि कभी भी एडिशन होगा अगर पाई बॉन्ड पर, तो पाई बॉन्ड में क्या होगा, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई बॉन्ड होता है, अब किसी भी मतलब कि दो अगर ये क्या बोलते हैं रिएजेंट आ करके उससे ऐड हो रहे हैं, दो आयन्स, किसी भी रिएजेंट से दो आयन्स पॉजिटिव और निगेटिव जाके उससे ऐड हो रहे हैं, तो हमेशा एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब जो नया वाला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, पुराना वाला बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटेगा और दो सिंगल बॉन्ड बनेंगे। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ से हम देखते हैं ध्रुवित कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बन परमाणु पर। कार्बोनिल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर ये कार्बोनिल समूह है, अगर जनरल हम दिखाएं आपको, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। इन दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। इसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो सेंटर होता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रोफाइल जो होगा इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लियर? बस यही हमको जानना था। वही यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन परमाणु पर एक नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। आक्रमण की दिशा sp2 कार्बोनिल ऑर्बिटल के तल पर लंबवत होती है। इससे कोई हमको खास मतलब नहीं है, सिर्फ जानिएगा। इसके बाद अगर इसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर पढ़ना होता है ना तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं कि कैसे मतलब आकर के अटैक कर रहा है, इसी के बेस पर कंपाउंड बनते हैं, किस टाइप का बन रहा है, मिक्सचर बनेगा क्या बनेगा। तो ये सब जानने के लिए ये अट्रैक्शन हम दिखाते हैं कि किस टाइप से परपेंडिकुलर आके या सामने से या बैक साइड से किस तरह से अटैक कर रहा है। इसके बाद कार्बोनिल समूह का पुनः sp2 संकरण से sp3 संकरण हो जाता है। कहने का मतलब जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कार्बोनिल समूह का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह चेंज हो जाएगा, sp2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sp3 में। एक चतुष्फलकी एल्का ऑक्साइड मध्यवर्ती बनता है, होता है। कार्बोनिल ऑर्बिटल के तल पर लंबवत होती है। इसके बाद कार्बोनिल समूह का पुनः sp2 संकरण से sp3 संकरण होता है, मतलब चेंज हो जाता है। एक चतुष्फलकीय एल्का ऑक्साइड मध्यवर्ती बनता है तथा क्या होता है, एक चतुष्फलकीय मध्यवर्ती एल्का ऑक्साइड बनता है। हम यहाँ पे देख के क्लियर करेंगे। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यही पाई बॉन्ड जिसकी वजह से ये हमारा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से वही हम बॉन्ड दिखा रहे हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉन दिखाने का मतलब ना, ये जब ये क्या बोलते हैं पार्श्वीय अधिव्यापन होता है दो p ऑर्बिटलों का, तो हमेशा पाई बॉन्ड बनते हैं। तो उसी से हमारा ये पाई बॉन्ड है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। ये जा कर के इस पर अटैक करेगा। जैसे ये इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यही नहीं होगा इसे करके। ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ये R होगा, फिर R, फिर ये न्यूक्लियोफाइल, एक R' और न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक किया, ये बॉन्ड टूट गया। और ये तो 1 2 3 4 बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अगर यहाँ की बात करें तो 1 2 3 है तो क्या होगा, sp2। ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो एक सिग्मा, दो लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2।
और यहाँ पे अगर देख सके 1 सिग्मा और 3 लोन पेयर, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे क्या था, sp2, ये कार्बोनिल कंपाउंड था, और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और। आक्रमण करने वाला जो नाभिक स्नेही होता है, ऋणावेशित। नाभिक स्नेही के बारे में फर्स्ट ईयर में बता चुके हैं, नाभिक स्नेही एग्जाम्पल भी लिखवा चुके हैं। या तो उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या उस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो उसी की बात हम यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे कि आक्रमण करने वाला नाभिक स्नेही ऋणावेशित Nu- या उदासीन NuH न्यूक्लियोफाइल से एकदम एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तभी उदासीन होता है। उदासीनता की पहचान बिल्कुल याद रखिएगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर उदासीन होगा ना, तो उस न्यूक्लियोफाइल से जिस पर लोन पेयर उपस्थित होगा उससे एक हाइड्रोजन जरूर ऐड होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। OH-, H-, R3C-, एल्किल कार्बो एनायन, हाइड्राइड आयन, हाइड्रॉक्साइड आयन, ये ऋणावेशित नाभिक से नहीं है। जबकि H2O, ROH, NH3, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इससे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एल्कोहल के पास, एक अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर एमीन की बात करें तो RNH2 उदासीन नाभिक स्नेही है। तो ये नाभिक स्नेही है, जनरल आप लोग याद रखिएगा, नाभिक स्नेहियों के बारे में जानिएगा। और यहाँ से हम थोड़ा सा देखते हैं, कीटोन तथा एल्डिहाइड में नाभिक स्नेही योग से के साधारण तो 2 रूपांतर होते हैं। 2 कंडीशन हो सकता है। अगर इंटरमीडिएट बन गया कहीं पर भी मध्यवर्ती, तो मध्यवर्ती फिर उसके बाद से प्रोडक्ट में कैसे चेंज होगा, इसी के बारे में जानना है यहाँ पे। कीटोन तथा एल्डिहाइड में नाभिक स्नेही योग के साधारण तो 2 रूपांतर, 2 वेरिएशन होते हैं। नंबर 1 होता है टेट्राहेड्रल मध्यवर्ती को प्रोटानीकृत किया जा सकता है, मतलब उसको प्रोटॉन दिया जा सकता है, जिससे फलस्वरूप अस्थायी एल्कोहल बनता है। यही मतलब रूपांतर पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। इसमें हम देखेंगे, ये देखिए ये हमारा जनरल है। अगर H रख दें तो यहाँ पे एल्डिहाइड हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों आ रहे हैं तो ये क्या होगा, कीटोन। मतलब हमको मतलब है कार्बोनिल कंपाउंड से। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जा कर के इस पर अटैक करेगा। जैसे ही इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के इस पर चला जाएगा, तो एक हमारा ये मध्यवर्ती कार्बो एल्कोक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, R और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया ऊपर, 1 2 3 4, ये माइनस ये हो गया। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होगा कैसे, हम प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके लिए 2 कंडीशन है। तो पहला, फर्स्ट वाला जो अभी हम लिखे हैं कि प्रोटॉनीकरण कराएं इसका, तो H+ का जब प्रोटॉनीकरण कराएंगे तो H+ जा करके ऊपर माइनस है तो जाके इससे ऐड हो जाएगा और स्टेबल अल्कोहल बनेगा। मेन प्रोडक्ट हमारा यही बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एक कार्बन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और जो हाइड्रोजन हो जाएगा वो जा करके हमारा ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो ये हमारा मतलब टोटल प्रोडक्ट बन रहा है, वो स्टेबल अल्कोहल होगा। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि दूसरा हो सकता है कि कार्बोनिल ऑक्सीजन परमाणु को OH- H2O के रूप में निष्कासित किया जा सकता है। कार्बोनिल जो ऑक्सीजन परमाणु है, कार्बोनिल ऑक्सीजन परमाणु ये वाला, इसको हम OH- या O- के रूप में या H2O के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ये बाहर निकलेगा तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है RC डबल बॉन्ड N और R- डबल बॉन्डेड कंपाउंड बन सकता है। तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा कंडीशन होता है कि यही वाला कंपाउंड हमारा बनता है अल्कोहल। ये भी कंडीशन उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है, अल्कोहल। तो 2 तरीके से हम इंटरमीडिएट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो प्रोटॉनीकरण करा दें जिससे हमारा स्टेबल अल्कोहल प्राप्त हो जाए, या मध्यवर्ती का जो ऑक्सीजन है इसको हम बाहर कर दें, या तो H2O के रूप में या OH- के रूप में। ठीक है, ये तो यहाँ से भी तो हो सकता है। मान लीजिए ये बन गया स्टेबल, इसके आगे भी अगर हम बढ़ें तो एक कार्बन से हाइड्रोजन है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो हमारा क्या हो, ये हाइड्रोजन मान लो यहाँ पे कोई अगर ऑक्सीजन होता तो क्या करता, वाटर के रूप में बाहर निकल जाता, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता। OH- H2O के रूप में निष्कासित किया जा सकता है, और यह नया कार्बन नाभिक स्नेही C डबल बॉन्ड NU द्विबंध प्रदान करता है। मतलब नया बॉन्ड जो बन जाएगा कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है,
एक और चीज़, एल्डिहाइड तथा कीटोन की सापेक्षिक क्रियाशीलता। अगर पूछें कि कौन अधिक क्रियाशील होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, तो अगर क्रियाशीलता की बात करें तो जनरल हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, बाकी जो लिखा हुआ है उसको भी आप लोग लिख ही लेंगे, लेकिन डायरेक्ट बता रहे हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, रेडिएशन हमको कराना है नाभिक स्नेही, तो ये कंडीशन है। सपोज दैट इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। और एल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक CH3 ग्रुप होता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है। जनरल एल्डिहाइड की हम बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम कीटोन की अगर बात करें तो CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब नाभिक स्नेही का अटैक कराने जा रहे हैं इस पर। तो नाभिक स्नेही कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे करेगा, इसलिए कि यह पार्शियल पॉजिटिव है और पार्शियल निगेटिव चार्ज है। ये CH3 ग्रुप है। हम जानते हैं कि CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर देगा, इधर इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, जिसकी वजह से कार्बन पर धनावेश की मात्रा कम होगी। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे प्लस चार्ज की मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक CH3 है और यहाँ पे कितना है? 2 CH3 ग्रुप है। अगर पूछा जाए कि दोनों कार्बन में अधिक पॉजिटिव कार्बन कौन है, तो जनरल हमारा क्या होगा? एल्डिहाइड वाला। तो एल्डिहाइड वाला ज़्यादा पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से कहाँ पे अटैक करेगा? तो कहाँ पे अटैक करेगा? एल्डिहाइड वाले कार्बन पर। इसलिए अगर इस बेस पर भी हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेही के प्रति। क्लियर? एक और फैक्ट होता है इसका, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडेड एरिया। अगर मान लीजिए ये कार्बन है, ये CH3 ग्रुप है और यहाँ पे H लगा हुआ है, तो अगर हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप की तुलना करें तो हाइड्रोजन का साइज छोटा होगा, CH3 का बड़ा होगा। जनरल हम समझने के लिए बता रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस वास्तव में होता क्या है। लेकिन जब इस केस में जाएंगे तो CH3 और CH3 और दोनों की अगर हम तुलना करें तो दोनों के बीच में, अगर जनरल ऐसे ही देख के स्पेस की बात करें, ये स्पेस है और यहाँ पे हमारा H है, तो ये स्पेस है। तो दोनों के बीच में स्पेस की बात करें कि ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए ज़्यादा स्थान किस में मिलेगा? इस वाले केस में मिलेगा या इस वाले केस में मिलेगा? कहने का मतलब ये दोनों ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो ज़्यादा स्थान मतलब क्या बोलते हैं, कवर करेंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए इसको कम स्थान मिलेंगे, ज़्यादा मतलब टेंशन लेना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत के साथ जाकर अटैक करना पड़ेगा। जबकि इस केस में सीधा मतलब है कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है कार्बन के अगल बगल कीटोन के केस में। इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण भी एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए कि हिंड्रेंस ज़्यादा कीटोन में पाया जाता है। साधारणतः एल्डिहाइड नाभिक स्नेही यौग अभिक्रियाओं में कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। इसका कारण स्टेरिक तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है। त्रिविमीय स्टेरिकली रूप से कीटोन में 2 बड़े प्रतिस्थापक उपस्थित रहते हैं, जबकि एल्डिहाइड में एक ही प्रतिस्थापक रहता है। CH3 ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आक्रमण करने वाला नाभिक स्नेही एल्डिहाइड के पास शीघ्रता से पहुंचता है तथा कीटोन की अपेक्षा एल्डिहाइड में टेट्राहेड्रल मध्यवर्ती कम घिरा रहता है, कम क्राउडेड होगा। तो मान लीजिए जनरल हमारा क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे जाके अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे जाके अटैक करेगा। ये हम दिखा रहे हैं ना, ये बोल्ड लाइन का मतलब ये प्लेन बनता है। प्लेन का मतलब एबव द प्लेन, ये ऊपर का बॉन्ड है, कार्बन के ऊपर बॉन्ड होगा। और ये डॉटेड लाइन का मतलब होता है, डॉटेड लाइन का मतलब बिलो द प्लेन, प्लेन के नीचे, प्लेन के ऊपर। और सिंगल लाइन होता है, उसका मतलब है इन द प्लेन, प्लेन के अंदर। इसको याद रख लेना। लाइन वाले लाइन हम हर जगह क्लियर नहीं करते हैं, यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है आपके मतलब कि इंटरमीडिएट में, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग याद रखिएगा। अगर कहीं भी बॉन्ड बोल्ड लाइन से बना हुआ है तो एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है कार्बोनिल का। तो ये जो ग्रुप है ना आर, कार्बन के ऊपर एबव द प्लेन, ये प्लेन के ऊपर, मान लीजिए ऐसे होगा, ऐसे एबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर। फिर बिलो द प्लेन, ये प्लेन के नीचे। मोबाइल, मान लो ये मोबाइल है, तो मोबाइल के अगर ऊपर रखें तो ऊपर तो आपको दिखेगा नहीं। सीधा मतलब समझिएगा कि एक दीवार है, दीवार के अगर ऐसे सीधे करके आप एक कलम को ऐसे रखो तो ये बॉन्ड हो गया अबव द प्लेन, एक नीचे हो जाएगा तो उसको बिलो द प्लेन। ठीक है, तो एबव द प्लेन सीधा याद रखिएगा, प्लेन के ऊपर, इस बॉन्ड का मतलब प्लेन के नीचे। अगर सिंगल बॉन्ड जनरल लाइन खींचा हुआ है एक, तो उसको भी लेंगे इन द प्लेन, प्लेन के अंदर। ठीक है,
तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। ज़्यादा हिंड्रेंस की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद से प्रॉब्लम होगी, इसलिए कि ये बड़ा ग्रुप जाने नहीं देगा, थोड़ा सा दिक्कत डालेगा। यहाँ पे ये एक बड़ा है, एक छोटा है, तो तुरंत यहाँ जगह नहीं मिलेगी, तो साइड से निकल के यहाँ से एक जगह मिल जाएगी, आराम से चला जाएगा। सीधा मतलब यही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के कारण एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड कार्बोनिल समूह कीटोन कार्बोनिल समूह की अपेक्षा अधिक ध्रुवित होता है। अगर पोलराइजेशन की भी हम बात करें तो अभी बताए हैं कि जितना प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है वही पोलराइजेशन होता है। अब यहाँ पे CH3 दो ग्रुप लगा हुआ है, किस केस में? तो एल्डिहाइड के केस में सिर्फ एक CH3 ग्रुप, कीटोन के केस में 2 CH3 ग्रुप। 2 CH3 करेगा, दोनों जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कार्बन को देगा, कार्बोनिल कार्बन को, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घटेगी, जबकि एल्डिहाइड के केस में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। अगर पूछेंगे दोनों में अधिक पोलर कौन है, तो एल्डिहाइड का कार्बोनिल अधिक पोलर है, जबकि कीटोन का कार्बोनिल उसकी अपेक्षा कम पोलर है। नाभिक स्नेह योग अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम लिखने जा रहे हैं। जिसमें यही कंडीशन होगा, ये बांड टूटेगा, जैसे ही अटैक करेगा टूटेगा। तो तोड़ने का मतलब, इस बांड का मतलब ये होता है एक प्लस और एक माइनस। हमेशा याद रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कर रहा है कहीं पर भी, कोई भी रिएजेंट अटैक कर रहा है, जो प्लस वाला होगा वो O पर अटैक करेगा, जो माइनस वाला होगा वो C पर अटैक करेगा। यदि अभिकर्मक AB दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है B से, तो कार्बोनिल समूह से क्रिया करेगा तो नाभिक स्नेह योग निम्न प्रकार होगा। अगर A प्लस B माइनस है तो B माइनस वाला किधर जाएगा? C के पास, और A वाला किधर जाएगा? O के पास। C B से जुड़ेगा और O से A जुड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन और क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। यह सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 से योग, पहला हेडिंग है हमारा। एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के संतृप्त घोल के साथ योग यौगिक देते हैं, जो पुनः गर्म करने पर वापस एल्डिहाइड देते हैं। तो योग यौगिक से ही हमको मतलब है, वापस क्या मिलता है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे R ये एल्डिहाइड है, NaHSO3। याद रखिएगा, देखो हमने क्या जोड़ा है यहाँ पे, H प्लस को जाके ऑक्सीजन से जोड़ा है, SO3 Na को इधर से जोड़ा। होता क्या है वास्तव में, समझने के लिए थोड़ा सा हम बता दें। ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारा R है और ये हमारा H है, ठीक है। Na प्लस HSO3 माइनस इसी के रूप में टूटता है। ओवरऑल जो प्लस वाला है यहाँ पे अटैक करना चाहिए और माइनस वाला यहाँ पे, तो होता है इसे RCH और एक तरफ जुड़ जाता है ONA और यहाँ पे क्या हो जाता है SO3H, ठीक है। ऐसे जुड़ता है। उसके बाद से क्या होता है ना, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, मतलब ये इधर आ जाता है और ये वाला इधर चला जाता है। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट होता है ये हो जाता है RCH, यहाँ से OH और यहाँ पे SO3Na। तो ओवरऑल प्रोडक्ट ये बनता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए हैं। और आप लोग भी याद ही कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को जोड़िएगा और जो बचेगा SO3Na यहाँ ला करके जोड़ दीजिएगा, तो एल्डिहाइड बाइसल्फाइड यौगिक बनेगा। R की जगह पर CH3 रख के एक एप्लीकेशन आप लिख लेंगे। उसके बाद अगर कीटोन की बात करें तो सेम यही कंडीशन, R C से OH, C से SO3Na, R की जगह पर CH3 रख रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू। बाकी फिर अगला रिएक्शन आगे बात करते हैं।